के घाट उतार दिया गया। 5 लोगों के कत्लेआम से गांव में आक्रोश है, तो वहीं पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और इसी बीच कार्रवाई भी तेज कर दी गई है। तारीख 29 मार्च 2021, जगह मधुबनी के बेनीपट्टी का मेहमदपुर गांव। रंगों के त्योहार होली का वो दिन था। हर तरफ रंगों की फुहार और गुलाल उड़ रहे थे। रंगों के साथ दिन का सूरज भी चढ़ रहा था, लेकिन मधुबनी के मेहमदपुर गांव पर मानो खून सवार हो चुका था। हंसी खुशी और उत्सव के माहौल के बीच अचानक कुछ ऐसा होता है कि रंग नहीं, खून से होली खेली जाने लगी। गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच कोई कुछ समझ पाता, तब तक 5 जिंदगियां खामोश हो चुकी थी। एक ही परिवार के 4 लोगों सहित 5 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। राइफल बंदूक से लैस हत्यारों का इरादा बेहद खौफनाक था। मेहमदपुर गांव के पूर्व सैनिक सुरेंद्र सिंह का परिवार हमलावरों के निशाने पर था। आखिर क्यों एक परिवार के खात्मे की कोशिश की गई, तो जान लीजिए। दरअसल पूर्व सैनिक सुरेंद्र सिंह के बेटे मछली का कारोबार करते थे। कारोबार के लिए सिंह फैमिली ने तालाब लीज पर ले रखे थे। मछली कारोबार को लेकर 2 साल से 2 परिवारों के बीच विवाद चल रहा था। सुरेंद्र सिंह के बेटों की दुश्मनी गांव के प्रवीण झा और उनके साथियों से हुई। पिछले साल सुरेंद्र सिंह के बड़े बेटे संजय सिंह पर SC/ST केस दर्ज कराया गया। पुलिस जांच के बाद सुरेंद्र सिंह के बड़े बेटे को जेल भेज दिया गया। होली की सुबह प्रवीण झा और सुरेंद्र सिंह के बेटे आमने सामने हुए थे, लेकिन इसके बाद आरोपी प्रवीण वहां से निकल गया और फिर हथियारबंद अपने साथियों के साथ थोड़ी ही देर में आधमका। फिर अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसमें सुरेंद्र सिंह के 4 बेटों के अलावा एक और शख्स की जान चली गई। बताया जाता है कि इस पूरे कांड की वजह 2 साल से चलता आ रहा मछली का कारोबार वाला विवाद ही है। इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद मेहमदपुर गांव में मातमी सन्नाटा पसरा है। गलियां सुनसान पड़ी हैं और ग्रामीण कुछ बोलने को तैयार नहीं। हत्याकांड के बाद लोगों का आक्रोश पुलिस की कार्रवाई को लेकर। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि यदि पुलिस ने परिवार के बड़े बेटे पर दायर SC/ST केस की सही तरीके से पड़ताल की होती तो शायद उस वक्त आरोपियों का मन इतना नहीं बढ़ता। बच्चा लोग छोटा है, हमारे पुतों सबका दशा देखिए। मेरे घर में एक ही बच्चा मेरा जो है सो बचा हुआ है, जो सबसे बड़ा लड़का है, जिसको हरिजन एक्ट लगा करके यहाँ थाना प्रभारी जेल में बंद किया और उस लोगों को जो है सो फ्री किया। मधुबनी के इस हत्याकांड में मारे गए लोगों में रणविजय सिंह और वीरेंद्र उर्फ वीरू सिंह दोनों सहोदर भाई थे, जिनकी उम्र 40 साल के आसपास है। रणविजय सिंह के एक और भाई अमरेंद्र सिंह उम्र 33 साल, चचेरे भाई राणा प्रताप सिंह उम्र 42 साल, राणा प्रताप के सहोदर भाई रुद्र नारायण सिंह की भी मौत। एक अन्य भाई मनोज सिंह गंभीर हालत में DMCH में भर्ती है। मृतक सहोदर भाइयों के पिता सुरेंद्र सिंह खुद अवकाश प्राप्त फौजी। उनके बड़े बेटे संजय सिंह अभी भी जेल में है। हत्याकांड के बाद प्रवीण झा और नवीन झा सहित 35 लोगों पर नामजद FIR दर्ज की गई है। मामले में 2 नामजद सहित 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन मुख्य आरोपी प्रवीण झा, नवीन झा और भोला सिंह अब भी फरार है। कारोबार के फसाद ने एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया और इसी के साथ खत्म हो गया गांव में दोस्ती और भरोसे का इकबाल। न्यूज़ 18 के लिए मधुबनी से रवि एस नारायण और अमित रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। गोपालगंज में होटल के एक कमरे से CID के सब इंस्पेक्टर का शव मिला है। शव के पास से शराब की 3 बोतल भी मिली है। पुलिस CID के दारोगा की मौत की मिस्ट्री सुलझाने में जुटी है। यह रिपोर्ट देखिए। CID के दारोगा की रहस्यमय मौत। होटल के कमरे से मिला शव। सब इंस्पेक्टर की मौत का क्या है राज? गोपालगंज में CID के सब इंस्पेक्टर संजय कुमार की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। CID के दारोगा संजय कुमार का शव गोपालगंज में एक होटल के कमरे से मिला है। सब इंस्पेक्टर संजय कुमार का शव मिलते ही सनसनी फैल गई। दरअसल सब इंस्पेक्टर संजय कुमार की गोपालगंज में ही पोस्टिंग थी और वो नगर थाना के मोनिया चौक स्थित एक निजी होटल में रहते थे।
सोमवार को जब होटल के कर्मचारी ने गेट खटखटाया तो अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। जब बार बार आवाज देने के बाद भी अंदर से दरवाजा नहीं खोला गया तो होटल के कर्मचारियों ने खिड़की से झांक कर देखा। लोगों को शक हुआ, जिसके बाद नगर थाना पुलिस को सूचना दी गई। नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, दरवाजा खुलवाया तो देखा सीआईडी के सब इंस्पेक्टर संजय कुमार कमरे के बेड पर लेटे हुए थे, लेकिन उनकी सांसें नहीं चल रही थी। सीआईडी के दारोगा संजय कुमार के शव के पास शराब की 3 खाली बोतलें भी मिली है, जिसके बाद संजय कुमार की रहस्यमयी मौत की गुत्थी और उलझ गई। बताया जा रहा है कि सोमवार सुबह करीब 9:30 बजे संजय कुमार ने फोन पर अपने बहनोई से बात की थी, जिसके बाद से उनका मोबाइल आउट ऑफ सर्विस हो गया। सीआईडी के सब इंस्पेक्टर की मौत की गुत्थी उलझी हुई है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर संजय कुमार की मौत कैसे हुई। पुलिस शव को कब्जे में लेकर तफ्तीश कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भिजवाया गया है। जाउन थाना अंतर्गत जो यात्री होटल है उसमें एक कमरे में सीआईडी के एक सब इंस्पेक्टर थे संजय कुमार, उनकी संदिग्ध हालत में उनकी डेड बॉडी मिली थी। इसके बाद हमने डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रात्रि में उनका पोस्टमार्टम कराया गया और जो घटनास्थल था उसको हमने सील किया और एफएसएल की टीम से रिक्वेस्ट किया, जो कि आज विजिट की है। घटनास्थल से उन्होंने कुछ एग्जिबिट उठाए हैं, उनको लैब ले गए, उनको टेस्ट करके और उसकी रिपोर्ट सौंपेंगे और उसके आधार पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। संजय कुमार वैशाली के अरारा गांव के रहने वाले थे। पिता राम शोभित दास को भी सूचित कर दिया गया है, लेकिन अभी भी संजय कुमार की मौत के राज से पर्दा नहीं उठा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही सीआईडी के सब इंस्पेक्टर की मौत का सच सामने आएगा। गोपालगंज से संवाददाता मुकेश कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार के हथियार तस्कर कम समय में ज्यादा मुनाफा कमाने की जुगत में जुट गए हैं, जो पुलिस के लिए परेशानी का सबब बन गया है। राजधानी पटना से लेकर मुंगेर तक धंधेबाज अपना जाल फैला चुके हैं। देखिए क्या है पूरा मामला। तबाही का सामान, जाम छलकाने का काम। हथियार तस्करों ने शुरू किया नया धंधा। तस्करी छोड़ छलका रहे बिहार में जाम। पटना से मुंगेर तक फैला है जाल। बिहार में हथियार तस्कर अब कम खतरे में अधिक मुनाफा कमाने की राह पर चल पड़े हैं। हथियार तस्कर अब हथियार का धंधा छोड़ धीरे धीरे शराब तस्करी के धंधे में लिप्त हो रहे हैं। राजधानी पटना से लेकर मुंगेर तक तस्करों के इस बदलते ट्रेंड ने पुलिस के लिए नई चुनौती खड़ी कर दी है। मामले का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने हथियार तस्करों को शिकंजे में लेना शुरू किया। पुलिस की कार्रवाई में हथियार तस्करों के पास से हथियारों के अलावा शराब की बोतलें बरामद की गईं। मुंगेर पहले हथियार तस्करी के लिए जाना जाता था, लेकिन अब हथियार तस्कर जो है शराब के तस्करी की तरफ मुड़ गए हैं। क्योंकि इधर जो भी मामला पकड़ा जा रहा है शराब का, हथियार तस्कर के यहाँ छापामारी जब की जाती है तो उसके साथ साथ शराब भी बल्क रूप में मिलता है। तो इससे ये लग रहा है क्या कि शराब में ज़्यादा मुनाफा है, हथियार तस्करी में रिस्क ज़्यादा है, मुनाफा कम है। राजधानी पटना में शास्त्री नगर से लेकर दीघा तक पुलिस की कार्रवाई में इस बात का खुलासा हुआ है। दीघा में 21 फरवरी 2021 को पुलिस ने छापेमारी करते हुए हथियार तस्करों के पास से 2 पिस्टल और 39 कारतूस को जब्त किया था। साथ ही भारी मात्रा में बियर और शराब की बोतलें और पैकेट भी सैकड़ों की संख्या में जब्त किए गए थे। पुलिस को ये कामयाबी एक गिरफ्तार तस्कर के खुलासे के बाद मिली। यही नहीं, मुंगेर में भी पुलिस ने राजू यादव के घर पर छापेमारी करते हुए न केवल उसकी पत्नी रीना देवी और हथियार सप्लायर अरविंद चौधरी को गिरफ्तार किया,
बल्कि छापेमारी के दौरान अंग्रेजी शराब की 15 बोतलें, निर्मित अर्धनिर्मित पिस्टल और दूसरे हथियार भी बरामद किए। पीर पहाड़ी क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर एक जगह पर रेड किया गया था, जो कि राजू यादव का मकान है। तो रेड के दौरान मिनीगन फैक्ट्री का भेदन हुआ है, जिसमें एक वॉइस मशीन, बैरल बनाने का सामान, लोहे का सामान, जो इक्विपमेंट होती है, एक पूरा निर्मित पिस्टल, एक अर्धनिर्मित पिस्टल और 15 बॉटल दारू भी पकड़ा गया है। कुल 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें राजू यादव, उसकी पत्नी रीना देवी और एक और अभियुक्त है जो कि उसको सप्लाई करता था। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि कुछ अपराधी दोनों तरफ की कार्रवाइयों में संलिप्त हो रहे हैं। हमारा अभियान जो है, जो हम एक के लिए चलाते हैं, तो उसमें हम दूसरी तरह की कैटेगरी के अपराधियों की भी गिरफ्तारी करते रहते हैं और उस पर वॉच भी रखते रहते हैं। तो हमारा अभियान हमारा किसी भी तरह के अपराधी के लिए विरोध चलता रहेगा, और चाहे वह शराब की तस्करी करने वाले आर्म्स की तस्करी में संलिप्त हो रहे हों, अथवा पुराने में जो है आर्म्स के करने वाले अगर शराब पीने, तो हम उन पर किसी पर भी कोई नरमी नहीं बरतेंगे, सबको गिरफ्तार करेंगे उनको। बहरहाल हथियार की तस्करी से धीरे धीरे शराब तस्करी की ओर रुख करने वाले तस्कर पुलिस के लिए अब एक नई चुनौती पेश करने लगे हैं। ऐसे में पुलिस इन तस्करों पर किस हद तक और कब तक भारी पड़ती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। संजय कुमार, न्यूज़ 18, पटना। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। आरा में 2 लुटेरों ने हथियार की नोक पर दुकान में लूटपाट की। दुकानदार और स्टाफ को बंधक बनाकर वारदात को अंजाम दिया गया। यह रिपोर्ट देखिए। आरा में गन पॉइंट पर करीब 70,000 रुपए की लूट हुई है। शाम करीब 8:30 बजे का वक्त था जब 2 युवक दुकान में घुसे। ब्लैक टी शर्ट में खड़ा यही दोनों वो लुटेरा है जिसने गन पॉइंट पर बंधक बनाकर लूटपाट की है। देखिए कैसे ये दोनों युवक पहले कुछ देर शांत खड़ा रहता है और फिर अचानक बंदूक निकाल लेता है। जब तक दुकान में खड़े लोग कुछ समझते, ये दोनों लुटेरा दुकान में खड़े लोगों को बंधक बना लेता है। सभी को पीछे की ओर ढकेल देता है और गल्ले पर बैठे दुकानदार से लूटपाट करने लगता है। एक लुटेरा दुकानदार के गले से सोने की चैन पर झपट्टा मारता है और चैन ले लेता है। इसके बाद बड़ी तसल्ली से 2 लुटेरे गल्ले को खाली करने लगता है। गल्ले से रुपयों की गड्डी निकालता है और जेब में पैसे रखने लगता है। जब जेब भर जाता है तो एक थैले में पैसा रखने लगता है। देखिए कैसे गल्ले से रुपए खंगाल कर निकाल रहा है और थैले में भर रहा है। वारदात की पूरी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वारदात आरा के नवादा थाना क्षेत्र के न्यू करमन टोला बस स्टैंड की है, जहां लक्ष्मी जनरल स्टोर में हथियार के बल पर वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़ित दुकानदार ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। आ रहे थे 8:30 बजे, 8:30 रात के हम लोग दुकान जब बढ़ा रहे थे, उस समय 2 गन लेके आ गए हमारे दुकान पर। सब गन पॉइंट में हमको दुकान के बोला कि सब अंदर निकालो, जितना माल है सब निकालो। अंदर हम लोग को कर दिया। मेरे भाई था और 2-3 स्टाफ थे, उन लोग को भी गन पॉइंट में अंदर कर दिया। और फिर जितना मेरे गले का सेल था सब लूटपाट करके निकाल के गला में से। लगभग कितनी की लूट? मोटामोटी 70,000 रुपया मोटा मोटी था कैश के साथ। और भी कुछ लूटा? और हाँ, सोना का सिकरी था, वो भी तोड़ के निकाल गया और बोला कि सब निकाल जितना गाना है सब सिकरी लेके गया।
लूटपाट के दौरान लुटेरों ने फायरिंग भी की है। दुकान से एक खोखा भी मिला है। पुलिस अब पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। आरा से संवाददाता अभिनय प्रकाश की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वो रोज की तरह अपने काम पर जाता और अपने परिवार की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाता, लेकिन एक दिन वो काम पर गया और लौटा ही नहीं। लौटी तो महज एक खबर जिसे सुनकर परिवार में हाहाकार मच गया। आखिर क्या है इस पूरे वारदात की पूरी हकीकत, तफ्तीश के इस रिपोर्ट में जानिए। कैदी एम्बुलेंस के ड्राइवर की मौत, अचानक मौत पर उठे सवाल, सवालों के घेरे में पुलिस, क्या है मौत का राज। बेगूसराय मंडल कारा के कैदी एम्बुलेंस के ड्राइवर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से खलबली मच गई है। घटना नगर थाना के सुभाष चौक की है। बताया जा रहा है कि धर्मेंद्र रजक सोमवार को एक कैदी को लेकर इलाज के लिए पटना गया था और लौटकर वापस नहीं आया। नगर थाना के टाइगर मोबाइल के जवानों ने रजक को घायल अवस्था में कैदी एम्बुलेंस में ही देखा। इसके बाद उसे निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इधर कैदी एम्बुलेंस से एसिड और एक प्लास्टिक की रस्सी बरामद हुई है। वहीं परिजनों ने साजिशन हत्या का आरोप लगाया है। ना अभी कुछ पता नहीं, गाड़ी उससे पहले गाड़ी मेरा चोरी हुआ था। इसमें महिंद्रा फर्स्ट का भी हाथ हो सकता है, जो उसका फर्स्ट ओनर उसका भी हाथ हो सकता है, और जब जेल प्रशासन है उसका भी उसमें कुछ मिली भगत होगा, उसमें कुछ घटना शामिल होगा उसमें, तब ऐसा कुछ हुआ है। गाड़ी ड्राइवर थे, गए थे पटना कैदी को लेके, उधर से फिर आए थे, फिर से कैदी ले जाना था यहाँ पटना गए थे बंदी को लेके इलाज कराने के लिए। बंदी को वहाँ पटना PMCH में भर्ती करा के लौट रहे थे। हम लोग को सुबह 3:15 के लगभग में टाइगर मोबाइल के द्वारा सूचना दी गई कि आपके एक कर्मी रोड के किनारे गंभीर स्थिति में पड़े हुए हैं, और उन्होंने ये भी बोला कि हम लोग इनको इलाज के लिए सिटी हॉस्पिटल में भर्ती करा चुके हैं। तो फिर हम लोग सारे लोग गए वहाँ, सिटी हॉस्पिटल गए, वहाँ से डॉक्टरों ने इलाज के बाद उनको लोकल रेफर कर दिया था। लोकल लेके गए, लेकिन वहाँ चिकित्सक ने बताया कि इनका निधन हो चुका है। वहीं मृतक के परिजन न्याय की मांग को लेकर बेगूसराय डीएम कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन करने लगे। बाद में बेगूसराय के डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने परिजनों को आश्वस्त किया कि इस घटना में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। पुलिस पूरी जांच पड़ताल में जुट गई है। साथ ही साथ डीएम ने परिजनों को आश्वस्त किया कि विधि सम्मत जो भी मुआवजा और आश्रितों को नौकरी की बात होगी, नियमानुसार सारी सुविधाएं परिजनों को दी जाएंगी। जेल के ड्राइवर थे धर्मेंद्र जी, उनकी आज जो है हत्या हो गई थी, उसे मृत्यु हो गई थी। तो उनके परिवार के जन और जनप्रतिनिधि आए हुए थे, और वही जो अभी तक हम लोगों को कोई स्पष्ट कारण नहीं पता चल पाया है ये हत्या क्यों की गई थी। लेकिन इसमें जो भी प्रावधान है, एक तो सरकारी नौकरी में थे और अनुकंपा के आधार पर जो लाभ होगा उसको भी हम लोग तुरंत कराएंगे, और जो भी सरकारी उनका भविष्य निधि में ऐसा होता उसको तुरंत प्रोसेस करके कराएंगे। बहरहाल अब देखना है कि पुलिस इस मामले की निष्पक्ष जांच करती है या फिर विभाग की बदनामी के दाग को छुपाने के लिए मामले को दबा देती है। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष की रिपोर्ट। कैमूर में यूपी के एक एनजीओ का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया, जहां 1500 बेरोजगार महिलाओं को नौकरी के नाम पर झांसा देकर ठगी का शिकार बनाया गया। ये रिपोर्ट देखिए। नौकरी के नाम पर फर्जीवाड़ा, एनजीओ का सच आया सामने। 1500 महिलाओं से की ठगी। कैमूर जिले के भभुआ थाने के बाहर सैकड़ों की संख्या में खड़ी ये महिलाएं उस एनजीओ की ठगी का शिकार हुई, जिसने नौकरी के नाम पर जिले के करीब 1500 बेरोजगार महिलाओं को अपना शिकार बनाया है। महिलाओं का कहना है कि बाल विकास शिक्षण संस्थान की ओर से संचालित बचपन बचाओ परियोजना के तहत पंचायत से लेकर प्रखंड और जिला स्तरीय शिक्षक, कोऑर्डिनेटर, सुपरवाइजर के पद पर बहाली करने के नाम पर 5000 से लेकर 25,000 रुपए इनसे लिए गए।
हम लोग के साथ नौकरी के नाम पे ठगा गया है। नौकरी देने के झांसे में हम लोग से पैसा लिया है बाल विकास शिक्षण संस्था के नाम पे। उसका नाम है राजेश सिंह और मेरे से 28,000 लिया है, किसी से 7,000 लिया है, सुपरवाइजर से 10,000 लिया है, जिला के लिए 45,000 लिया है और हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग का पैसा वापस करें। यूपी के एक एनजीओ ने इन्हें ये कहकर अपनी ठगी के जाल में फंसा लिया कि उन्हें बच्चों को शिक्षा देना है, इसके एवज में हर महीने पैसे दिए जाएंगे, लेकिन आज तक उन्हें एक पैसा भी नहीं मिला। अब ये महिलाएं न्याय की गुहार लेकर भभुआ थाने पहुंच गई हैं। हम लोग थाने